सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के बीए पार्ट थर्ड। ये ध्यान रहे, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कतें आपको थोड़ी बहुत आए शुरू में, लेकिन जैसे जैसे मेरा हाथ इस पर बैठ जाएगा तो आपको दिक्कतें कम आना शुरू हो जाएंगी। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर समझाने का है। मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए, वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपके डाटा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और टाइम हमारे पास है नहीं। और लगभग 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा और ये 10 क्वेश्चंस में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जिनसे कि आप लोग पेपर कर पाओगे। और आज के फ़िलहाल के इस जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टेबुलेशन यानी सारणीयन के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनको ये पता होगा कि सारणीयन यानी जो टेबुलेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टेबुलेशन छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है टेबुलेशन में, एक तो सबसे पहले, और इसके बाद जब टेबुलेशन को आप लोग पढ़ लोगे तो इसमें एक चीज़ और आपको जो देखनी है मेनली ख़ास तौर पे, वो ये है कि किस प्रकार से जो है आप इसको डील करते हो एग्जामिनेशन हॉल में और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं पहले तो मैं आपको वो बता दूं। एक तो सारणीयन क्या है, सारणीयन क्या है, इसकी विशेषताएं यानी फीचर्स, इसकी विशेषताएं। राइटिंग के ऊपर किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा, फीचर्स। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है। और यदि हम लोग और थोड़ा सा इसी में आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि फीचर्स के साथ साथ इसमें आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने हैं यानी उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ एक चीज़ और हम लोगों को देखनी है इसमें और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और वो है इसके टाइप्स यानी इसके प्रकार। वो मैं सब कुछ देखूंगा, आप निश्चिंत रहें, इसमें सब देखेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को पढ़नी है, वो क्या है, वो है सारणी के मुख्य भाग। सारणी के मुख्य भाग, इसमें एक डायग्राम भी बनेगा और वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस डायग्राम को यदि आपने बना दिया तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो सारणी के भाग या बॉडी ऑफ द सारणी, मेन बॉडी ऑफ द सारणी, टेबल सॉरी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बन जाए, लेकिन तय मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। और यदि आप लोग इसको इस हिसाब से करोगे तो आपके जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो इसको हम लोग धीरे धीरे मैं आपके साथ साझा करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सारणी का मतलब क्या होता है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, और मैं इसको उसी फॉर्मेट में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जिस फॉर्मेट में कि अमूमन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन नहीं करूँगा। क्योंकि ये भी एक इशू आता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और वो एग्ज़ाम में काम नहीं आती। तो मैं सबसे पहले तो परिभाषा यानी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परिभाषा क्या है, तो सिर्फ आप लोग कोई भी दो परिभाषा यहाँ पर डेफिनेशंस याद कर लो। मैं यहाँ पर जो डेफिनेशन याद करवाना चाहूँगा वो है, बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है। जो सारणियन होता है वो समंकों को कॉलम और पंक्तियों के रूप में कोई, देखिए, सारणियन पंक्तियों एवं कॉलम का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये धीरे धीरे बेटा मेरा हाथ बैठ जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी शुरू में जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये ऐसा होगा कि बार बार में दिक्कतें आएंगी, और क्योंकि ये होता क्या है, ये इधर उधर हाथ टच होने के कारण कई बार दिक्कतें जो है आती है। तो एक चीज़ ये हो गई कि ये जो है क्रमबद्ध अध्ययन है किसका, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम्स का। तो रो एंड कॉलम, और रो एंड कॉलम क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है कॉर्नर की। बहुत कॉर्नर प्रसिद्ध जो है एक प्रकार से अर्थशास्त्री हुए हैं, और
कॉर्नर ने इसको डेफिनेशन को दिया था, तो ये अच्छी डेफिनेशन है जिसको आप लोग जो है लिख सकते हो। सांख्यिकी अच्छे स्टैटिस्टिशियन रहे हैं ये। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और इसमें मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और जब मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूँगा तो इसमें देखिए, एक तो पहले तो आप परिभाषा लिख दो। एक कॉर्नर की जो परिभाषा है, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किए जाने वाले संख्यात्मक सामग्री का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। ये आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, मैं सबसे पहले तो इसके मीनिंग जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखो इसके, यानी उद्देश्य। अब ये उद्देश्य आपको मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं मिलेंगे। तो जब आपको बुक में ये जब मिल रहे हैं, फिर भी मैं आपको इनको बताना इसलिए उचित समझ रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? नंबर 1, तो पहला उद्देश्य इसका होगा आप लोगों का सामग्री यानी या आंकड़ों का सुव्यवस्थित करना। नंबर 1 क्या है उद्देश्य इसका? आंकड़ों को व्यवस्थित करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना। और दूसरा क्या है? देखिए, साथ के साथ ही यदि आप लोग इसको करते रहोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम कम आएगी। और अब इसको इंग्लिश में भी आप लोग, इंग्लिश वाले बच्चे, टू सिस्टमाइज द डाटा पहला, और दूसरा आप लिखोगे सामग्री को बोधगम्य बनाना या सामग्री को सरल बनाना। सामग्री को सरल बनाना, तो टू मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल यानी या इजी। और नंबर 3 यदि आप देखोगे यहाँ पर, तो सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना, यानी आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट करना। यहाँ सामग्री शब्द के बजाय आप लोग आंकड़ों का इस्तेमाल कीजिए। आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट करना, विशेषताओं को स्पष्ट करना। और चौथे नंबर पर यदि आप यहाँ पर देखोगे तो एक है आंकड़ों को संक्षिप्त करना, तो समराइज द डाटा। एक तो है एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, और उसके बाद है समराइज द डाटा, यानी आंकड़ों को संक्षिप्त करना। तो संक्षिप्तीकरण आ जाएगा एक प्रकार से। अब ये जो चीज़ें हैं, पॉइंट है, इनको आप लोग यदि बुक में दे रखे हो तो ठीक है, नहीं थोड़ा थोड़ा इसमें लिख रहे हैं भाई, आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। और एक है टू मेक डाटा कंपेरेबल, यानी सामग्री को, यानी आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, तुलना योग्य बनाना। ये चूँकि राइटिंग के इशू आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर उद्देश्य जो है राइटिंग का नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों के साथ मैटर, और बहुत ऑथेंटिक तरीके से जो मैटर है वो आपको दिखाना है। इसके साथ अच्छा एक चीज़ और है इसमें, ये जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, इन्हीं को हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस में। क्योंकि इम्पोर्टेंस में ये तुलना योग होने के साथ साथ एक चीज़ और क्या होगी, देखिए, एक है हम लोग समय की बचत करेंगे इसमें, तो कंज्यूम द टाइम एंड मनी, सॉरी टू सेव द टाइम एंड मनी, दोनों चीज़ों को बचाने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यानी सांख्यिकीय निर्वचन, सांख्यिकीय निर्वचन। ये बेटा आप लोग यदि डायरी लेकर के बैठोगे, इन पॉइंट्स को आप लोग रट लेना, और इन पॉइंट्स के अलावा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता खास तौर पे इस क्वेश्चन में आपको नहीं है। अब ये जो है देखिए, इम्पोर्टेंस पे भी यही आएगा और ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बाद जो है आपको इसमें देखना है कि मेन पार्ट ऑफ द टेबल, यानी सारणी का मुख्य भाग। तो सारणी का जो मुख्य भाग है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है। और मैं मुख्य भाग को बताने से पहले एक तो इसके टाइप्स आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप मुख्य भाग को पहले देख लो या टाइप्स को पहले देख लो। तो पहले हम लोग जो है मुख्य भाग देख लेते हैं, मेन पार्ट। देखिए, इस पूरे चैप्टर का जो मेन थीम है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आप लोग जो है कैसे भी करके इस पूरे
पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कवर कर पाओ, और जिसके माध्यम से कि ये जो पेपर है आपका ये अच्छे से आप लोगों का सॉल्व हो पाए। तो अब ये जो डायग्राम है ये बहुत यूज़फुल है, और ये आपको मेरे सामने सारे बच्चों को बनाना ही बनाना है। देखिए, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको क्या लिखना है, तो ऊपर ही ऊपर आप सबको लिखना है इसमें टाइटल। टाइटल मतलब शीर्षक। तो सबसे ऊपर आपको शीर्षक लिखना है। अब शीर्षक जैसे ही आप लोग लिख दोगे, उसके बाद देखो रो एंड कॉलम्स की बात आती है। आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम दोनों का प्रयोग करना है। अब रो कौन सी होती है और कॉलम कौन से होते हैं। देखिए, जब आप रो एंड कॉलम की बात करते हो तो आपको इस तरीके की टेबल बनाने की आवश्यकता आपकी नोटबुक में भी पड़ेगी, आंसर शीट में भी पड़ेगी। तो और ये आपको बनाने ही बनाने हैं यदि आपको नंबर लाने हैं तो ऊपर आपने टाइटल लिख दिया। तो अब एक आपको एक कॉलम जैसे आपने ये बना दिया है ना, और इसके बाद इसको आप जो है एक आपने फिर इसको ऐसे बना दिया, और इसके लिए आप लोगों को जो है अपने पास साथ स्केल और पेंसिल ज़रूर साथ में लेकर के जानी है, और निश्चित तौर पर आप लोगों के जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आएंगे इस वाले पेपर में। ये जो है आपको टाइटल जो है याद ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आने वाला है इस पेपर में ख़ास तौर पे। और मैं इसको बता भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आप पूरा यदि इसको देखोगे तो ये आपके बहुत अच्छे से काम आएगा। और अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, देखिए ये तो है पंक्ति शीर्षक। देखिए ये जो है ना, ये तो आपके कॉलम हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, वो कॉलम है, और ये आपके पंक्तियां हैं। तो रोज जो होती हैं वो आडी लाइन होती हैं लेफ़्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे तक के आपके खाने होते हैं। तो ये ऊपर है, ये तो है शीर्षक, ये है उप पंक्ति शीर्षक, यानी इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ। पंक्ति शीर्षक, इसमें आप पंक्ति शीर्षक लिखोगे, और इसमें आप लिखोगे ये खाने हैं, ये जो साइड के हैं ये खाने हैं, और ये इधर से रो या है रो है यानी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां हैं और कॉलम है, ये तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। और ये जो चीज़ें हैं ना वो क्या है, तो ये भी मैं आपको लिखा दूँ, ये उपशीर्षक है, ये उपशीर्षक है। तो उपशीर्षक, और ये भी उपशीर्षक, और ये हो गया टोटल यानी कुल। और इसमें आप क्या लिखोगे, तो इसमें आप लिख दो स्टब यानी अनुशीर्षक, अनुशीर्षक, और नीचे फिर टोटल लिख दो। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी होती है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें फुटनोट और स्रोत, ये चीज़ें और लिखनी है। यानी फुटनोट यानी जिनको टिप्पणी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टिप्पणी, फुटनोट। और एक चीज़ और लिखनी है इसमें आपको, स्रोत, यानी जो आपने आंकड़े लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी टेबल बना रहे हो। और ध्यान रहे बेटा, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ये इसको ऐसे के ऐसे ही यदि आप लिख दोगे तो भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक ये जो है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना और देख लेना जहाँ भी आपको दिक्कत आए। अब जो चीज़ें है ना, सारणी के मुख्य भाग दो आपने वो लिख ही दिया, अब उसका उनके वर्णन आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। जैसे वो अपने मेन पार्ट में जैसे सबसे पहले क्या लिखा था, टाइटल। सबसे पहले क्या लिखा था हम लोगों ने, टाइटल यानी शीर्षक। तो पहला आपका शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बारे में क्या लिखना है कि जो भी पंक्ति लिखेगी, जैसे जेडीवी की छात्राओं के वजन के बारे में अध्ययन, या उनकी ऊंचाई के बारे में अध्ययन, या उनकी स्टडी के बारे में अध्ययन। तो जेडीवी कॉलेज की जो छात्राएं, वो हमारा शीर्षक हो गया यहाँ पर। अब उनकी ऊंचाई और लंबाई को हम लेना है, या किस हिसाब से हम लोगों को लेना है, उनकी उम्र के हिसाब से हमको लेना है, उनकी क्लास के हिसाब से लेना है, तो उनके अंकों के हिसाब से लेना है। तो वो जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो उसके बाद आपकी स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए पहला जो है वो शीर्षक हो गया। अब दूसरा क्या है, खानों और पंक्तियों का अनुशीर्षक। तो वो मैंने आपको डायग्राम में बताया था
कि अनुशीर्षक आपको लिखना है। तो अनुशीर्षक दोनों का, अनुशीर्षक यानी सब स्टब होता है अनुशीर्षक, और ये एक पर कैप्शन एंड स्टब्स बोलते हैं। इसके बाद जो है रूलिंग एंड स्पेसिंग, तो वो मैंने आपको बताया था, रूलिंग एंड स्पेसिंग यानी रेखाएं खींचना और रिक्त स्थान छोड़ना, रेखाएं छोड़ना, जो मेन बॉडी थी उसमें बताया था, और स्थान छोड़ना यानी स्पेस छोड़ना। और इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स यानी जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा अरेंज करना, तो एक वो आ जाएगा। पदों की व्यवस्था, देखिए मैंने पहले कहा था बेटा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 20 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 10 में भी, तो उसी हिसाब से आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ आइटम यानी पदों की व्यवस्था। और इसके बाद यदि हम लोग इसमें देखें तो फुटनोट और उद्गम, तो टिप्पणी में तो कोई विशेष चीज़ है उसकी तो वो हमें लिखनी है, और फुटनोट मतलब ये हो गया। और इसके बाद जो है उद्गम का मतलब है स्रोत, स्रोत यानी कहाँ से हम लोगों ने आंकड़ों को लिया है। तो ये जो 6 चीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी टेबल के हिसाब से। और अब हम जो है टाइप्स ऑफ, यदि इनकी टाइप्स को पढ़ते हैं तो टाइप्स ज़रूर देखना ज़रूरी है, और वो टाइप्स हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे इस वीडियो में। देखिए आपने ये जो पोर्शन है वो अच्छे से देख लिया होगा। अब जो टाइप्स वाला पोर्शन है ना, यानी जो सारणियाँ हैं उनके प्रकार, तो देखिए गुणों के आधार पर यदि आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रचना के आधार पर जो है, गुणों के बेसिस पर ही यहाँ पर आपके साथ इसको साझा करना ज़्यादा उचित है। तो यदि गुणों के आधार पर हम लोग देखें तो एक गुण और बहुगुण, तो इस प्रकार से जो एक तो सिंपल टेबल होती है जो एक गुण वाली होती है, तो बहुत नॉर्मल आपको काइंड्स ऑफ टेबल जब करना है, काइंड्स ऑफ टेबल यानी प्रकार या टाइप्स, और प्रकार में आपको देखिए सामान्य उद्देश्य के आधार पर आप देखोगे तो सामान्य और विशेष हो जाएगी, मौलिकता के आधार पर देखोगे तो मौलिक और व्युत्पन्न हो जाएगी, रचना के आधार पर देखोगे तो दो तरीके की होती है बेसिकली, सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रचना के आधार पर कर रहे हो। सिलेबस में भी हमारा यही है, रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर ये जो टेबल होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक तो सरल और एक होती है जटिल। देखिए सरल टेबल जो होती है, जो सारणी होती है उसकी क्या खास बात होती है, सरल टेबल की बहुत खास बात ये होती है कि इसमें एक ही गुण होता है। एक गुण कैसे होता है, जैसे माना कि जेडीबी में अपन को एज ग्रुप के हिसाब से छात्राओं का अध्ययन करना है, तो जैसे टेबल अपन ने बना दी, कॉलम बना दिया हमने। इस बार मैं बहुत सिंपल सी सारणी बना रहा हूँ, जैसे हमने बहुत सिंपल ले लिया ये, और ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 2 ही कॉलम बनाए, और 2 कॉलमों में से एक में हम लोगों ने लिख दिया एज, इसमें लिख दिया हम लोगों ने एज, और इसमें हम लोगों ने लिख दिया छात्राएं। ठीक है, अब यहाँ हमने लिख दिया कि 0 से 15 वर्ष की कितनी छात्राएं हैं, फिर 15 से 18 की कितनी है, 18 से 21 की कितनी है, 21 से 24 की कितनी है, और यहाँ संख्या लिख दी 5, 7, 8। तो ये हो गया एक ही गुण इसमें हम लोगों ने लिया है। यदि तो इसको भी आप लोगों को देखना है। और यदि यही टेबल एक जो दूसरी होती है जिसको जटिल बोलते हैं, तो जटिल में क्या है, दो ज़्यादा विशेषताओं को लेते हैं। ज़्यादा विशेषताओं को कैसे लेंगे, जैसे ये जो था ना एज ग्रुप, ये अपन ने जैसे एलन में छात्रों की संख्या देखी एज ग्रुप के हिसाब से, और यहाँ हमने बांट दिया उनको मेल और फीमेल यानी छात्र और छात्राएं, यानी 2 गुण उसमें हमने ले लिए मेल और फीमेल। तो ये जो है 2 गुण वाली सारणी हो गई। और जैसे इसमें भी अपन और ज़्यादा ले सकते थे, साक्षर, निरक्षर, तो वो फिर मल्टी वाला हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है टेबल को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये जो अच्छी टेबल होती है उसमें आंकड़े जो है बहुत अच्छे से होते हैं, और यूनिट्स को बहुत अच्छे से अरेंज किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप अपनी बुक से देख ही रहे होंगे। इसमें इन चीज़ों को और ऐड कर देना तो ये आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली बन जाएगा। और
इसमें और क्या किया जा सकता है सुधार, उसके हिसाब से आप लोग कमेंट करना, और आज मैं बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो भी डाल दूँगा।